काव्या, रियांस की ब्लैक कॉफ़ी उसके कमरे में दे आओ। उसे सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है और वह कल रात ही 4 साल बाद लंदन से लौटा है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस हो और वह फिर से वापस चला जाए। अपनी सास सुमित्रा देवी की इस एक बात पर काव्या की सांसें जैसे हलकने ही अटक गईं। उसके हाथ में पकड़ी हुई डस्टर वही मेज पर छूट गई। माँ जी, मैं क्यों? क्या कोई नौकर नहीं दे सकता? काव्या ने अपनी नजरें झुकाते हुए कांपती हुई आवाज़ में कहा। क्यों? तुम इस घर की बहू हो या मेहमान? वो तुम्हारा पति है। 4 साल हो गए उस बात को और तुम कब तक उससे इस तरह चिपटी फिरोगी? आज नहीं तो कल तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। जाओ, जाकर कॉफ़ी देकर आओ और कोई तमाशा मत करना। सुमित्रा देवी की डांट सुनकर काव्या के पास अब इनकार करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। काव्या भारी कदमों से किचन की तरफ बढ़ी। उसके हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। पिछले 4 सालों में उसने इस घर में अपनी जिंदगी एक साई की तरह गुजारी थी। 4 साल पहले की वह मनहूस रात आज भी उसकी आंखों के सामने किसी डरावनी फिल्म की तरह घूम जाती थी। उस रात उसने रियांस की जान और उसकी इज्जत बचाने के लिए खुद पर एक ऐसा गंदा इल्जाम ले लिया था जिसने रियांस की नज़रों में उसे एक धोखेबाज और चरित्रहीन लड़की बना दिया था। रियांस ने अपनी सफाई में एक शब्द नहीं कहा था। बस वह नफरत से उसे देखता हुआ इस घर से और इस देश से हमेशा के लिए चला गया था। और आज वह वापस आ गया था, ट्रे में कॉफ़ी का मग लिए। जब काव्या रियांस के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। उसने कांपते हाथों से दरवाजे का नॉब घुमाया। कमरा हल्का सा खुला था और कमरे के अंदर अंधेरा था। बस बालकनी के दरवाजे से सुबह की सर्द हवा अंदर आ रही थी। काव्या ने दबे कदमों से अंदर प्रवेश किया। वह कॉफ़ी टेबल पर मग रखने ही वाली थी कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। रियांस तौलिए से अपने गीले बाल रगड़ता हुआ बाहर निकला। उसने सिर्फ एक ग्रे कलर का ट्रैक पैंट पहना हुआ था। काव्या की नज़र जैसे ही उसके चौड़े सीने और चेहरे पर पड़ी, वह घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। उसका पैर अचानक कारपेट के किनारे से उलझा और वह अपना संतुलन खो बैठी। उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। इससे पहले कि वह फर्श पर गिरती और ट्रे के साथ कांच का मग चकनाचूर होता, 2 मजबूत बाजुओं ने उसे हवा में ही थाम लिया। काव्या ने डर के मारे अपनी आंखें मींच ली थीं। उसे महसूस हुआ कि किसी की गर्म और भारी सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। रियांस का चेहरा उसके चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर था। रियांस ने एक हाथ से उसकी कमर को बुरी तरह जकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसकी कौनी पकड़ रखी थी। काव्या की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा रियांस भी उन्हें सुन सकता है। उन दोनों के बीच एक पल के लिए खामोशी छा गई। काव्या की बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें रियांस की गहरी काली आंखों से टकरा रही थीं। उन आंखों में वही पुराना दर्द था, लेकिन अगले ही पल उस दर्द की जगह एक कॉम्पैक्ट नफरत ने ले ली। रियांस ने उसे सीधा खड़ा किया और फिर झटके से उसे खुद से दूर धकेल दिया। काव्या लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। तुम्हारी ये ड्रामेबाजी और मासूमियत का नाटक अभी तक खत्म नहीं हुआ काव्या? रियांस की आवाज़ किसी जहरीले खंजर की तरह कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। मैंने कोई नाटक नहीं किया। मैं तो बस। काव्या की आवाज़ गले में ही घुट गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रियांस से नजरें मिला सके। बस क्या मेरे करीब आने का कोई नया बहाना ढूंढ रही थी? रियांस एक कदम बढ़ाकर उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपना हाथ दीवार पर काव्या के चेहरे के पास टिका दिया, जिससे काव्या पूरी तरह उसके घेरे में आ गई। 4 साल काव्या, 4 साल लग गए मुझे उस बेइज्जती को भुलाने में जो तुमने मुझे इस पूरे खानदान के सामने दी थी। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर, मेरी जिंदगी बर्बाद करके। तुम्हें क्या लगा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा और तुम यहाँ इस घर की रानी बनकर राज करोगी? रियांस की आंखों में खून उतर आया था। उसकी गर्दन की नसें गुस्से से उभर आई थी। काव्या की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसके गालों को भिगोने लगे। रियांस, प्लीज, आप गलत समझ रहे हैं। उस रात मैं मजबूर थी। झूठ मत बोलो काव्या। रियांस ने जोर से दीवार पर मुक्का मारा, जिससे काव्या डर के मारे सहम गई। तुम मजबूर नहीं थी, तुम एक धोखेबाज हो। तुमने खुद को बचाने के लिए मुझ पर वह घिनौना इल्जाम लगाया। तुमने मेरी मोहब्बत को, अनामिका को मुझसे दूर कर दिया। आज भी जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मुझे उस रात की याद आती है। मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारी शकल से नफरत है। काव्या के होंठ कांपने लगे। वह चीख चीख कर कहना चाहती थी कि मैंने वह सब तुम्हारे लिए किया था रियांस, ताकि विक्रम तुम्हारा करियर और तुम्हारी जिंदगी तबाह न कर दे, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाई। एक अदृश्य खौफ ने उसके होंठ सिल रखे थे। अगर उसने आज सच बोला तो विक्रम के पास मौजूद वह फर्जी वीडियो रियांस की बची खुची जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। रियांस ने काव्या की गालों पर गिरते आंसुओं को देखा। एक पल के लिए उसके हाथ उठे जैसे वह उन आंसुओं को पहुंचना चाहता हो, लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और खुद को पीछे खींच लिया। बंद करो अपनी ये घड़ियालू आंसू और आइंदा मेरे कमरे में बिना इजाजत कदम रखने की कोशिश मत करना। जाओ यहाँ से। रियांस ने नफरत से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। काव्या अपने आंसुओं को पीती हुई तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही वह उसी दरवाजे से टिककर जमीन पर बैठ गई और अपने दोनों घुटनों में सिर छुपाकर खामोशी से फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा था कि शायद 4 साल का वक्त रियांस के दिल की नफरत को कुछ कम कर देगा, लेकिन आज उसे एहसास हो गया था कि यह नफरत की आग बुझी नहीं है, बल्कि अब यह ज्वालामुखी बनकर फटने वाली है और इस ज्वालामुखी में सबसे पहले वह खुद जलकर राख होने वाली थी। काव्या अभी भी दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठी सुबह की रही थी कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर उसने झटके से अपने आंसू पहुंचे और खड़ी हो गई। सामने सुमित्रा देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में काव्या के लिए ना तो कोई हमदर्दी थी
और ना ही कोई नरमी। यहाँ जमीन पर बैठकर क्यों रो रही हो? सुमित्रा देवी ने तीखी आवाज में पूछा। कुछ नहीं माँ जी, बस, काव्या ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। माँ जी, मेरा सामान अब दूसरे कमरे में रखवा दो। क्यों काव्या, तुम होश में तो हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? और हाँ, तुमने जो बात मुझसे कही किसी और से मत कहना। वह चिल्लाकर बोली। काव्या बुरी तरह कांप गई। वह आगे बोली, देखो काव्या, जो कुछ भी 4 साल पहले हुआ मैं उसे भूलना चाहती हूँ। रियांस वापस आ गया है और अब मैं नहीं चाहती कि घर के नौकरों या बाहर वालों को तुम दोनों के बीच की दूरियों का कोई भी अंदाजा हो। इस तरह कमरा अलग करने से बात नहीं बनेगी। मैंने तुम्हारा सारा सामान रियांस के कमरे में ही रखवा दिया है। आज से तुम वहीं रहोगी। काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन माँ जी, रियांस रियांस क्या? वह तुम्हारा पति है। अब जाओ, और हाँ, एक पत्नी होने का अपना फर्ज निभाओ। किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी। सुमित्रा देवी अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली गई और काव्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में धकेल दिया हो। रियांस की माँ के दबाव में दोनों का एक ही कमरे में रहना तय हो चुका था। रात के 11 बज चुके थे। काव्या कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में पानी का जग था और उसकी उंगलियां डर से ठंडी पड़ चुकी थीं। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। कमरे में सिर्फ नाइट लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। रियांस बैठ के एक तरफ करवट लिए सो रहा था। उसने कंबल आधा ओढ़ा हुआ था। काव्या दबे कदमों से अंदर गई, ठीक वैसे ही जैसे कोई चोर किसी अजनबी घर में घुसता है। उसने पानी का जग साइड टेबल पर रखा। उसकी नज़र रियांस के शांत चेहरे पर पड़ी। सोते हुए वह कितना मासूम लग रहा था, बिल्कुल उस रियांस की तरह जिससे काव्या कभी बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लेकिन काव्या जानती थी कि यह शांति सिर्फ एक छलावा है। जागते ही यह शख्स नफरत का ज्वालामुखी बन जाता है। काव्या ने कमरे में रखे कांच की तरफ देखा। वहाँ कोई तकिया या चादर नहीं थी। वह फर्श पर भी नहीं सो सकती थी क्योंकि नवंबर की ठंड ने फर्श को बर्फ बना दिया था। हार मानकर वह बेड के दूसरे किनारे पर बिल्कुल सिकुड़ कर लेट गई। उसने खुद को इस तरह समेट लिया कि उसका कोई भी हिस्सा रियांस को ना छुए। रात गहराती जा रही थी। ठंड के कारण काव्या नींद में कांपने लगी। अनजाने में गर्मी की तलाश में उसका शरीर बेड के बीच की तरफ खिसकने लगा। सोते समय काव्या रियांस के बिल्कुल करीब आ गई। तभी काव्या का एक हाथ रियांस के चौड़े सीने पर जा पड़ा। रियांस, जो असल में सोया नहीं था बल्कि सिर्फ आंखें बंद किए हुए था, इस अचानक हुए स्पर्श से चौंक गया। उसने झटके से अपनी आंखें खोली। नाइट लैंप की मध्यम रोशनी में काव्या का चेहरा उसके सीने के बिल्कुल करीब था। उसकी गर्म और धीमी सांसें रियांस की गर्दन पर पड़ रही थी। काव्या का चेहरा ठंड से पीला पड़ गया था और उसके होंठ कांप रहे थे। रियांस का पहला विचार उसे झटक कर दूर करने का था। उसका दिमाग चीख रहा था कि यह वही लड़की है जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, जिसने उसे दुनिया के सामने जलील किया। लेकिन जब उसने काव्या के कांपते हुए शरीर और उसके मासूम चेहरे को देखा तो उसके अंदर का सारा गुस्सा जैसे पिघलने लगा। रियांस खुद को रोक ना सका। काव्या को दूर धकेलने के बजाय रियांस ने अपना एक मजबूत हाथ काव्या की कमर पर रखा और उसे खींचकर पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया। काव्या का सिर अब रियांस के सीने पर था और रियांस ने कंबल दोनों के ऊपर डाल लिया। रियांस के शरीर की गर्मी पाकर काव्या के कांपते होंठ शांत हो गए और उसने अनजाने में रियांस की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। रियांस की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। वह बस काव्या के चेहरे को देखे जा रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया काव्या? क्यों मेरी मोहब्बत का कत्ल किया? उसने फुसफुसाते हुए खुद से सवाल किया। उसके दिल में काव्या के लिए नफरत और प्यार की एक भयानक जंग छिड़ी हुई थी। अचानक काव्या ने नींद में कोई डरावना सपना देखा। नहीं, प्लीज, उन्हें कुछ मत करना। वह नींद में ही बड़बड़ाई और उसके माथे पर पसीना आ गया। रियांस ने घबराकर काव्या का चेहरा थाम लिया। काव्या, काव्या उठो। काव्या ने झटके से आंखें खोली। वह हाँप रही थी। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ है और किसके इतने करीब है। रियांस का चेहरा उसके चेहरे से महज कुछ इंच दूर था और रियांस के हाथ उसकी कमर और गालों पर थे। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। खामोश नजरों का टकराव हुआ। काव्या की डरी हुई, आंसुओं से भरी आंखें रियांस की गहरी, दर्द से भरी आंखों को देख रही थी। यह वह पल थे जब दोनों के दिल बिना कुछ कहे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। काव्या चाहकर भी खुद को रियांस की बाहों से दूर नहीं कर पा रही थी और रियांस की पकड़ उस पर ढीली नहीं हो रही थी। क्या तुम? रियांस की आवाज़ भारी और कांपती हुई थी। क्या तुम अब भी मुझसे डरती हो? काव्या की आंखों से एक आंसू छलककर रियांस के हाथ पर गिरा। वह सच बताना चाहती थी। वह चीख चीख कर कहना चाहती थी कि उसे रियांस से नहीं बल्कि उस खौफनाक विक्रम से डर लगता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में विक्रम की वह धमकी गूंज उठी। काव्या ने अपनी पूरी ताकत लगाई और रियांस के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेल दिया और वह खुद तेजी से बेड के दूसरे कोने पर खिसक गई और अपनी पीठ रियांस की तरफ कर ली। मुझसे दूर रहिए, काव्या ने रोते हुए गले से कहा। हालांकि उसका अपना दिल इस दूरी से तड़प उठा था। रियांस का बड़ा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखों में जो पल भर के लिए नरमी आई थी वह वापस एक खतरनाक नफरत में बदल गई। उसने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली और बेड से उठ खड़ा हुआ। मैं कौन सा तुम्हारे पास आया था? तुम खुद मुझसे चिपक कर सो रही थी और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। सच तो ये है कि तुम्हारी यही औकात है काव्या। तुम कभी मेरी मोहब्बत के लायक थी ही नहीं। इतना कहकर रियांस बालकनी का दरवाजा खोलकर सर्द रात के अंधेरे में बाहर चला गया। पीछे कमरे में काव्या ने तकिए में अपना मुंह छुपा लिया और एक बार फिर खामोशी से सुबक सुबक कर रोने लगी। दूरियां मिटने की बजाय अब और भी गहरी हो गई थी। रात भर काव्या उसी सुकड़ी हुई हालत में आंसू बहाती रही, जबकि रियांस बालकनी की सर्द हवाओं में अपने सुलगते जज्बातों को शांत करने की नाकाम कोशिश करता रहा।
एक खामोश दर्द ने दोनों को अपनी आगोश में जकड़ रखा था। सुबह की किरणें जब कमरे में दाखिल हुई तो घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। आज घर में एक बड़ी डिनर पार्टी का आयोजन था। रियांश के 4 साल बाद लौटने की खुशी में सुमित्रा देवी ने पूरे शहर के रसूखदार लोगों और खानदान के सभी रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया था। काव्या को सुमित्रा देवी ने सख्त हिदायत दी थी कि वह इस पार्टी में रियांश की पत्नी के रूप में बेहतरीन नजर आए और कोई भी ऐसा बर्ताव ना करे जिससे रियांश या परिवार की बदनामी हो। काव्या ने एक गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी। शीशे के सामने खड़ी काव्या की आंखों में काजल तो था, लेकिन उसकी चमक पूरी तरह से खो चुकी थी। वह जानती थी कि आज की रात उसके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं होने वाली। उसका दिल किसी अनजाने खौफ से जोर जोर से धड़क रहा था। काव्या भारी कदमों से सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में आई। पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा था। मेहमानों की भीड़ उमड़ रही थी। रियांश एक ब्लैक सूट में हमेशा की तरह बेहद आकर्षक और सख्त लग रहा था। वह मेहमानों से मिल रहा था, लेकिन उसकी सर्द नजरें बार बार काव्या को ही ढूंढ रही थी। काव्या एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थी, मानो वह इस पूरी दुनिया से ही छुप जाना चाहती हो। तभी मुख्य दरवाजे पर कुछ हलचल हुई और विक्रम की एंट्री हुई। विक्रम रियांश का चचेरा भाई, चेहरे पर एक सातिर मुस्कान और आंखों में वही पुरानी दरिंदगी लिए घर में दाखिल हुआ। विक्रम को देखते ही काव्या की पैरों तली जमीन खिसक गई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया और सांसें जैसे सीने में ही अटक गई। विक्रम की नजरें पूरे हॉल में घूमती हुई सीधे काव्या पर जाकर टिक गई। काव्या को देखती ही उसकी आंखों में हवस साफ झलकने लगी। वह लोगों से बचता हुआ अपनी उसी जहरीली मुस्कान के साथ धीमी चाल से चलता हुआ काव्या के बिल्कुल करीब आ गया। भाभी जी, 4 साल बाद भी आपकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है। विक्रम ने अपनी आवाज को इतना धीमा रखा कि सिर्फ काव्या ही सुन सके। उसकी नजरों ने काव्या के पूरे शरीर को इस तरह घूरा जैसे वह उसे नोच लेना चाहता हो। काव्या डर के मारे कांप उठी और घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। मुझसे मुझसे दूर रहो विक्रम। काव्या के होंठ थरथरा रहे थे। दूर? मैं और तुमसे दूर? विक्रम ने एक कदम और आगे बढ़ाया। तुम भूल रही हो काव्या कि मेरे पास तुम्हारी एक ऐसी चीज है जो तुम्हें हमेशा मेरे करीब रखने पर मजबूर करेगी। आज रात बहुत कुछ होने वाला है, बस तैयार रहना। दूर खड़े रियांश की नजर अचानक काव्या और विक्रम पर पड़ी। रियांश का काव्या और विक्रम को एक साथ देखकर शक और जलन में जलना स्वाभाविक था। रियांश ने देखा कि काव्या विक्रम के सामने खड़ी है और वह पीछे हट रही है। रियांश के दिमाग में 4 साल पुरानी वह रात किसी खौफनाक बवंडर की तरह फिर से घूमने लगी। उसे लगा कि काव्या आज भी विक्रम के साथ कोई खेल खेल रही है। रियांश की मुट्ठियां कस गईं और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके अंदर का सक्का ज्वालामुखी फटने को बेताब था। वह तेज कदमों से भीड़ को चीरता हुआ उनके पास पहुंचा। रियांश ने झटके से विक्रम के कंधे पर अपना भारी हाथ रखा और उसे काव्या से दूर धकेला। विक्रम, लगता है तुम्हारा स्वागत करने में घर वालों ने कोई कसर छोड़ दी है, जो तुम यहाँ मेहमानों से दूर मेरी पत्नी से बात कर रहे हो। रियांश की आवाज में एक खतरनाक गुर्राहट थी, जिसे सुनकर पास खड़े कुछ मेहमान भी चौंक गए। विक्रम मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें हार नहीं बल्कि एक गहरी चाल छुपी थी। अरे रियांश भाई, शांत हो जाइए, बस भाभी से आपका हालचाल पूछ रहा था। आखिर हम दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है ना। विक्रम ने जानबूझकर अपने शब्दों पर जोर दिया ताकि रियांश का गुस्सा और भड़के। रियांश ने अपनी उबलती हुई नजरों से काव्या को देखा, जिसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था और वह बुरी तरह कांप रही थी। रियांश को लगा काव्या की यह कपकपी उसकी चोरी पकड़े जाने के डर से है, जबकि असलियत में वह विक्रम के खौफ का साया था जिसने काव्या की रूह को जकड़ रखा था। एक बार फिर रियांश की आंखों का दर्द नफरत में बदल गया। अपने इस पुराने रिश्ते को अपने तक ही सीमित रखो विक्रम, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। रियांश ने विक्रम को चेतावनी दी और फिर काव्या की कलाई को बेहद सख्ती से पकड़ लिया। और तुम? रियांश ने काव्या को अपनी तरफ खींचते हुए दांत पीस कर कहा, मेरे साथ चलो अभी। काव्या दर्द से करा उठी, लेकिन रियांश की पकड़ ढीली नहीं हुई। विक्रम पीछे खड़ा अपनी शैतानी मुस्कान के साथ उन्हें चाहते हुए देख रहा था। उसे पता था कि उसका फेंका हुआ तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। आग लग चुकी है, अब बस उसे भड़काना बाकी था। रियांश काव्या की कलाई को इस बेरहमी से जकड़े हुए था कि काव्या की चूड़ियां उसकी त्वचा में चुभ रही थीं। वह उसे मेहमानों की नजरों से बचाते हुए घर के पिछले हिस्से में मौजूद एक शांत और अंधेरे कॉरिडोर की तरफ खींच लाया। काव्या उसके पीछे घिसटती हुई चल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रियांश ने उसे झटके से छोड़ दिया। काव्या कांपते हुए दीवार से जा लगी। क्या चल रहा है तुम्हारे और विक्रम के बीच? क्या आज भी वही सब जो पहले था? रियांश की आवाज में जो खामोश गर्जना थी वह किसी तूफान के आने से पहले की शांति जैसी लग रही थी। 4 साल पहले तुम्हारी हवस ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अब विक्रम, क्या इस खानदान की इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का ठेका ले रखा है तुमने? रियांश प्लीज, आप गलत समझ रहे हैं। मैं विक्रम से बात नहीं करना चाहती थी, वह खुद। काव्या ने सुबकते हुए अपनी सफाई देनी चाहिए। चुप रहो। रियांश ने जोर से दीवार पर अपना हाथ मारा, ठीक काव्या के चेहरे के पास। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर, तुम्हारे इन आंसुओं पर कोई यकीन नहीं है। विक्रम जिस तरह तुम्हें देख रहा था और तुम जिस तरह उसके सामने खड़ी थी, मुझे सब समझ आ रहा है। बस एक बात याद रखना काव्या, अगर तुम्हारी वजह से मेरे परिवार पर कोई उंगली उठी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस घर की बहू हो। रियांश उसे वहीं अंधेरे में रोता हुआ छोड़कर वापस हॉल की तरफ चला गया। काव्या वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका दिल किसी कांच के टुकड़े की तरह बिखर चुका था। वह उस इंसान से नफरत का घूंट पी रही थी जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। तभी अंधेरे में जूतों की आहट गूंजी। काव्या ने घबराकर सिर उठाया। सामने विक्रम खड़ा था।
उसके चेहरे पर वही शैतानी और दरिंदगी भरी मुस्कान थी। पार्टी में अकेले विक्रम का काव्या को धमकाना अब शुरू हो चुका था। बेचारी काव्या, कितनी बुरी किस्मत है तुम्हारी। विक्रम अपने कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आया और उसे जबरदस्ती वहां से पकड़कर खड़ा कर दिया। जिस रियांस के लिए तुमने इतना बड़ा बलिदान दिया, वही आज तुम्हें अपने पैरों की धूल समझता है। मुझे छोड़ो विक्रम, क्या चाहते हो तुम मुझसे? काव्या ने अपने आंसू पहुंचते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की पकड़ लोहे जैसी थी। चाहता क्या हूँ? मैं तो तुम्हें चाहता हूँ काव्या। विक्रम ने अपनी उंगलियां काव्या के गालों पर फेरने की कोशिश की, जिसे काव्या ने झटके से हटा दिया। विक्रम जोर से हंसा। यही गुस्सा, यही नफरत, इसी ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। लेकिन तुम भूल रही हो काव्या कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ क्या है। काव्या की आंखों में वो तस्वीर घूमने लगी कि कैसे उसने 4 साल पहले रियांस की जान बचाने के लिए खुद पर एक बहुत गंदा इल्जाम लिया था। उस रात विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुमने रियांस को बचाने के लिए खुद को एक चरित्रहीन लड़की साबित न किया होता तो आज रियांस इस दुनिया में नहीं होता। मैंने उसके एक्सीडेंट की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन तुम बीच में आ गई। तुमने मेरे सामने गिड़गिड़ाकर उसकी जान की भीख मांगी थी और मैंने तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ा था कि तुम पूरे परिवार के सामने यह कबूल करोगी कि तुम एक धोखेबाज हो और मेरे साथ तुम्हारे संबंध है। काव्या की आंखें उसको अपना रात को याद करके एक बार फिर छलक पड़ी। वह अपनी इज्जत गंवा चुकी थी सिर्फ रियांस की सांसें सलामत रखने के लिए। और अब विक्रम ने अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन ऑन करके काव्या के चेहरे के सामने कर दिया। विक्रम के पास एक ऐसा फर्जी वीडियो है जिससे वह काव्या को ब्लैकमेल करता है। यह वही वीडियो है ना जिसे मैंने एआई और डीफेक तकनीकी से बनवाया है। इसमें तुम और मैं कितने करीब लग रहे हैं, है ना काव्या? काव्या ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। वह वीडियो पूरी तरह से झूठा था, लेकिन इतना असली लगता था कि कोई भी उसे देखकर सच मान ले। अगर तुमने आज रात मेरी बात नहीं मानी काव्या, तो यह वीडियो मैं रियांस के फोन पर भेज दूंगा। सोचो, जो रियांस आज तुम पर सिर्फ शक कर रहा है, वह यह वीडियो देखकर क्या करेगा? वह खून के आंसू रोएगा, टूट जाएगा और शायद खुद को खत्म कर ले, क्योंकि उसकी बर्बादी ही मेरा असली मकसद है। विक्रम के शब्द जहर की तरह काव्या के कानों में घुल रहे थे। नहीं, प्लीज विक्रम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने तुम्हारी हर शर्त मानी है। रियांस को कुछ मत करना। काव्या विक्रम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी बेबसी अपने चरम पर थी। तो फिर तैयार रहना, आज रात इस पार्टी में एक गेम होने वाला है। मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा, वरना रियांस की बर्बादी का तमाशा देखने के लिए तैयार रहना। विक्रम उसे एक आखिरी चेतावनी भरी नजर से देखकर वहां से चला गया। काव्या वहीं खामोश खड़ी थी। उसे लग रहा था जैसे चारों तरफ से दीवारें उस पर गिर रही हैं। अंदर हॉल से आती मेहमानों की हंसने की आवाजें उसे चिढ़ा रही थी। एक तरफ रियांस की नफरत थी, दूसरी तरफ विक्रम की दरिंदगी। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। काव्या ने गहरी सांस ली, अपने आंसुओं को एक बार फिर अपनी आंखों में कैद किया और भारी कदमों से उस महफिल की तरफ बढ़ गई जहाँ आज रात उसकी इज्जत का एक नया तमाशा बनने वाला था। हॉल में उसने देखा कि डिनर खत्म हो चुका था और पार्टी का रंग बदल रहा था। विक्रम की सातें निगाहें लगातार काव्या का ही पीछा कर रही थी। अचानक मॉल में छाए एक अजीब से तनाव को कम करने के बहाने विक्रम के एक दोस्त ने खेल का प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम सब मिलकर ट्रूथ एंड डेयर खेलें? मुझे यकीन है कि किसी को ऐतराज नहीं होगा। विक्रम के समर्थन के साथ यह बात कही गई। रियांस ने एक सर्द और बेपरवाह नजर विक्रम पर डाली, लेकिन परिवार के बाकी युवाओं और मेहमानों ने जोर शोर से हामी भर दी। सब लोग हॉल के बीचों बीच एक गोल दायरा बनाकर बैठ गई। काव्या चुपचाप एक कोने में खड़ी रहना चाहती थी, लेकिन सुमित्रा देवी की सख्त इशारे और दबाव के कारण उसे भी ना चाहते हुए उस घेरे में जाकर बैठना पड़ा। परिवार के बीच यह गेम अब शुरू हो चुका था। एक खाली कांच की बोतल बीच में घुमाई गई। शुरुआत में कुछ हल्की फुल्की बातें और हंसी मजाक हुआ, लेकिन काव्या की धड़कनें किसी अनहोनी के डर से तेजी से चल रही थी। उसे विक्रम की धमकी याद आ रही थी कि उसे वह सब करना होगा जो विक्रम कहेगा। अगली बार जब बोतल घूमी तो उसकी गति धीमी होती गई और अंततः उसका मुंह ठीक काव्या की तरफ आकर रुक गया। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। विक्रम के चेहरे पर एक जहरीली और विजयी मुस्कान फैल गई। ट्रूथ या डेयर भाभी जी? विक्रम ने अपनी मक्कार भरी आवाज में पूछा। काव्या का गला सूख चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में ट्रूथ, सच चुना। उसे लगा कि शायद सच चुनकर वह विक्रम की किसी गंदी डेयर से बच जाएगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि विक्रम का जानबूझकर ऐसे सवाल पूछने का इरादा था जो काव्या के जख्मों को गहराई तक कुरेद दे। तो मेरा सवाल यह है काव्या, विक्रम ने जानबूझकर भाभी शब्द हटा दिया, 4 साल पहले जिस रात तुमने खुद को रियांस भाई के कमरे में पेश किया था, क्या सच में तुम शादी से पहले ही भाई को इतना पसंद करती थी कि तुमने उनकी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा? विक्रम तंज कसते हुए पूछ रहा था। क्या वह तुम्हारी हवस थी या इस खानदान का हिस्सा बनने की कोई गहरी साजिश? यह सवाल किसी बम की तरह महफिल में गिरा। वहां मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गईं। काव्या का चेहरा खौफ और शर्मिंदगी से सफेद पड़ गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो ये अच्छी तरह से जानता था कि ये सब उसने खुद काव्या को ब्लैकमेल करके करवाया था, ताकि काव्या और रियांस के बीच दूरी डाल सके और घर वालों की नजरों में उसे गिरा सके और फिर रियांस उसे हमेशा के लिए छोड़ दे और वो खुद उससे शादी कर ले। लेकिन जब घर वालों को रियांस और काव्या के बारे में पता चला तो रियांस के पिता ने काव्या से रियांस की शादी करवा दी। मैंने ऐसा कोई साजिश नहीं। काव्या हकलाने लगी। वह चीख कर सच बताना चाहती थी कि कैसे वह विक्रम के कहने पर ही उस रात रियांस के कमरे में गई थी, लेकिन विक्रम की जेब में रखा हुआ फोन और उस फर्जी वीडियो का खौफ उसकी जुबान काट रहा था।
इससे पहले कि काव्या अपनी सफाई में एक शब्द भी और कह पाती, रेयांश अपनी जगह से झटके से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बेइंतहा नफरत और गुस्सा चमक रहा था और उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से कस ली थी कि उसकी नसें उभर आई थी। रहने दो विक्रम, इससे सच की उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। रेयांश की सख्त और भारी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। अब रेयांश का नाम इस्तेमाल करके काव्या को सबके सामने जलील करना शुरू हो गया। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई लड़की अहम थी तो वह सिर्फ अनामिका थी और हमेशा वही रहेगी। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन वह दिल में कभी जगह नहीं बना सकते। वह प्यार नहीं, सिर्फ एक घिनौना समझौता होता है। और जो लड़की अपनी इज्जत की नीलामी खुद कर सकती है, वह मेरे प्यार की क्या, मेरे पैर की धूल की भी लायक नहीं है। रेयांश का हर एक शब्द काव्या के दिल पर किसी तेज जहरीले खंजर की तरह लगा। महफिल में बैठे सभी लोग, खासकर सुमित्रा देवी और परिवार के अन्य सदस्य, उसे एक हिराकत भरी नजरों से देख रहे थे। वह सबके सामने पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी रूह जैसे छलनी हो गई थी। वह उस इंसान से नफरत का एक खौफनाक घूंट पी रही थी जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी और इज्जत दांव पर लगा दी थी। विक्रम पीछे बैठा अपनी शैतानी मुस्कान के साथ इस तमाशे का मजा ले रहा था। उसका फेंका हुआ तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। काव्या अब यह घुटन और जिल्लत और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वह अपना मुंह दोनों हाथों में छुपाकर महफिल के बीच से उठी और घर के पिछले हिस्से में मौजूद अंधेरे कॉरिडोर की तरफ भाग गई। वहां जाकर वह जमीन पर गिर पड़ी और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। सन्नाटे में गूंजती उसकी सिसकियां उस गहरे दर्द की गवाह थीं, जिसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। लेकिन काव्या इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उस खूब अंधेरे कॉरिडोर के दूसरे छोर पर एक भारी पिलर की ओट में खड़ा एक शख्स उसे कब से खामोशी से देख रहा था। वह कोई और नहीं था, रेयांश था। काव्या का अकेले में फूट फूट कर रोना और रेयांश का उसे छुप कर देखना इस सर्द रात का सबसे बड़ा और दर्दनाक सच था। रेयांश ने महफिल में उसे जलील तो कर दिया था, लेकिन जैसे ही काव्या अपना मुंह छुपाकर वहां से भागी, रेयांश के सीने में भी जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। वह महफिल के शोर से बचकर उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था। अब काव्या को जमीन पर यूं बेसुध होकर रोते देख रेयांश के अंदर का प्यार और नफरत आपस में टकराना शुरू हो गए थे। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि यह वही लड़की है जिसने उसकी इज्जत का जनाजा निकाला था। लेकिन उसका दिल काव्या की हर एक सिसकी के साथ तड़प रहा था। वह चाहता तो आगे बढ़कर उसे गले लगा सकता था, लेकिन अतीत की करवाट उसके पैरों की बेड़ियों में बनी हुई थी। रोते रोते काव्या की आवाज़ अब धीमी पड़ने लगी थी। नवंबर की सर्द रात, जमीन की बर्फ जैसी ठंडक और दिमाग पर विक्रम की ब्लैकमेलिंग का भारी तनाव, इन सब ने मिलकर काव्या के शरीर को तोड़कर रख दिया था। अचानक दीवार के सारे टिकी काव्या का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। उसकी सिसकियां एकदम से बंद हो गईं। रेयांश का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। नफरत और गुस्से का पर्दा उसकी आंखों से पल भर में हट गया। काव्या, रेयांश के मुंह से घबराई हुई चीख निकली। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने जमीन पर बेसुध पड़ी काव्या का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। काव्या, आंखें खोलो। लेकिन काव्या कोई जवाब नहीं दे रही थी। रेयांश ने जैसे उसके माथे को छुआ, उसके होश उड़ गए। काव्या का शरीर आग की तरह तप रहा था। काव्या का बुखार में तड़पना शुरू हो गया था और ठंड के मारे उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। रेयांश ने बिना एक पल गवाए काव्या को अपनी मजबूत पाँव में उठा लिया। काव्या का सिर बेजान होकर रेयांश के सीने पर लुढ़क गया। रेयांश ने उसे घर के पिछले रास्ते से सीढ़ियां चढ़ाई ताकि कोई भी मेहमान उन्हें इस हालत में ना देख सके। कमरे में पहुंचकर उसने काव्या को आराम से बेड पर लिटाया और उसके ऊपर 2 मोटे कंबल डाल दिए। लेकिन काव्या की कपकपी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रेयांश ने जल्दी से हीटर ऑन किया और वॉशरूम से एक बाल में ठंडा पानी और एक तौलिया लेकर आया। रात गहरी हो चुकी थी। घर में अब सन्नाटा छा गया था। मेहमान जा चुके थे, लेकिन इस बंद दरवाजे के पीछे रेयांश की एक अलग ही जंग चल रही थी। उसने तौलिए को पानी में भिगोया, निचोड़ा और बेहद नरमी से काव्या के तपते माथे पर रखा। रेयांश का चोरी छुपे रात पर उसकी देखभाल करना अब शुरू हो चुका था। हर 10 मिनट में वह पट्टी बदलता। काव्या का पीला पड़ा चेहरा, उसके सूखे हुए होंठ देखकर रेयांश की आंखें भर आईं। आज 4 साल बाद वह बिना किसी नफरत, बिना किसी गुस्से के काव्या के इतने करीब बैठा था। उसने काव्या के उलझे हुए बालों को बहुत प्यार से सहलाया। तुमने ऐसा क्यों किया काव्या? क्यों मेरी मोहब्बत का कत्ल किया? रेयांश फुसफुसाया। उसका दिल आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। तभी तेज बुखार की वजह से काव्या नींद में ही बड़बड़ाने लगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। रेयांश ने घबराकर उसका चेहरा थाम लिया। मैं यही हूँ काव्या, कोई तुम्हें नहीं छुएगा। लेकिन काव्या किसी गहरे खौफ में थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं और उसने रेयांश का हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया जैसे वह कोई डूबता हुआ इंसान हो जिसे तिनके का सहारा मिल गया हो। प्लीज विक्रम, रेयांश को कुछ मत करना। मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगी। प्लीज वह वीडियो मत दिखाना। यह सुनते ही रेयांश के शरीर में करंट सा दौड़ गया। उसकी धड़कनें बेकाबू हो गईं। विक्रम, शर्त, वीडियो, ये क्या कह रही है काव्या? रेयांश ने काव्या के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर सुनने की कोशिश की। काव्या, क्या किया है विक्रम ने? कौन सा वीडियो? लेकिन काव्या फिर से खामोश हो गई। उसकी सांसें भारी चल रही थी। रेयांश के दिमाग में एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ था। काव्या की नींद में बोले गए इन कुछ शब्दों ने उसके शक की दिशा पूरी तरह बदल दी थी। उसे याद आया कि कैसे विक्रम पार्टी में काव्या को घूर रहा था और कैसे काव्या उसे देखकर खौफ से कांपने लगी थी। क्या उस रात का सच वह नहीं है जो मुझे बताया गया?
रियांश ने मुट्ठी भींचते हुए खुद से कहा, अगर यह सच था कि विक्रम काव्या को ब्लैकमेल कर रहा था तो रियांश जानता था कि वह विक्रम को जिंदा जमीन में गाड़ देगा। पूरी रात रियांश काव्या के सिरहाने जमीन पर बैठा रहा। वह लगातार उसकी पट्टियां बदलता रहा और उसके हाथों को अपने हाथ में थामे रहा। काव्या की गर्माहट और उसका अनचाहा स्पर्श रियांश के अंदर उस खामोश प्यार को जगा रहा था जिसे उसने 4 सालों से दबा रखा था। नफरत की वह मोटी दीवार आज रात एक बीमार और टूटी हुई काव्या को देखकर पूरी तरह दरक चुकी थी। सुबह के 5 बज रहे थे। काव्या का बुखार अब उतर चुका था और उसकी सांसें सामान्य हो गई थी। रियांश की आंखें रात पर जागने की वजह से लाल हो चुकी थी। उसने राहत की सांस ली। काव्या का हाथ अभी भी रियांश के हाथों में कैद था। थकान और जज्बातों की उथल पुथल से चूर रियांश का सिर धीरे धीरे बेड के किनारे पर टिका और वह काव्या का हाथ पकड़े पकड़े ही जमीन पर बैठकर नींद की आगोश में चला गया। बंद दरवाजे के पीछे की यह रात दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाली थी। अब बस अगली खौफनाक सुबह का इंतजार था। सूरज की किरणें बंद खिड़की के कांच से छनकर रियांश के कमरे में दाखिल हुई और इसी के साथ उस खामोश रात का सन्नाटा भी टूट गया। काव्या ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकें खोली। बुखार की वजह से उसका पूरा बदन अभी भी टूट रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने दाहिने हाथ पर गई, उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गई। उसका छोटा सा हाथ रियांश के मजबूत हाथों में पूरी तरह कैद था। रियांश जमीन पर बैठी बैठी ही बेड के किनारे पर अपना सिर टिकाए गहरी नींद में सो रहा था। काव्या की आंखों में अविश्वास और एक अजीब सी नमी तैर गई। जो इंसान कल रात महफिल में सबके सामने उसके चरित्र की धज्जियां उड़ा रहा था, जो उसे अपने पैरों की धूल समझता था, वही शख्स पूरी रात जागकर एक पहरेदार की तरह उसकी देखभाल करता रहा। काव्या के दिल में छुपे हुए उस खामोश प्यार ने एक बार फिर करवट ली। उसने अनजाने में अपना दूसरा हाथ उठाया। उसकी कांपती हुई उंगलियां रियांश के बिखरे हुए बालों को छूना चाहती थी, लेकिन तभी रियांश की सांसों की गति बदली। उसने करवट ली और उसकी आंखें खुल गईं। काव्या ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। खामोश नजरों का एक बार फिर जबरदस्त टकराव हुआ। रियांश की लाल आंखों में आजकल वाली वह खौफनाक नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरी उलझन और अनकहा दर्द था। काव्या की वो नींद में बड़बड़ाए गए शब्द, प्लीज विक्रम, रियांश को कुछ मत करना, वह वीडियो मत दिखाना, रियांश के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। रियांश ने धीरे से काव्या का हाथ छोड़ दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। बुखार उतर गया तुम्हारा? रियांश की आवाज सर्द थी, लेकिन उसमें एक छुपी हुई फिक्र थी जिसे वह चाहकर भी दबा नहीं पा रहा था। जी शुक्रिया, काव्या ने अपनी नजरें चादर पर गड़ाते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा। रियांश उसे कुछ पल तक खामोशी से घूरता रहा। वह सीधे सीधे पूछना चाहता था कि विक्रम की उस वीडियो का क्या सच है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर काव्या इतने सालों से विक्रम के खौफ में जी रही है तो वह इतनी आसानी से सच नहीं उगलने वाली। अगर उसने जबरदस्ती की तो काव्या शायद और डर जाएगी। रियांश ने तय किया कि उसे खुद ही विक्रम की इस दरिंदगी का पर्दाफाश करना होगा। आज कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आराम करो, रियांश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दिन ढलता गया और हवेली का माहौल कल रात की पार्टी की थकान मिटाता हुआ शांत हो गया। रियांश किसी जरूरी काम का बहाना देकर दोपहर में ही घर से बाहर निकल गया था। काव्या कमरे में अकेली थी। रात का अंधेरा फिर से हवेली पर छाने लगा था और उसी के साथ काव्या के दिल का खौफ भी बढ़ने लगा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ खिड़की की टिक टिक गूंज रही थी। तभी अचानक काव्या की फोन की स्क्रीन चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज था, लेकिन उसके अल्फाज बता रहे थे कि भेजने वाला कौन है। बेचारी काव्या, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आज रात के ठीक 12 बजे हवेली के पीछे वाले पुराने सुनसान कमरे में आ जाना। विक्रम का काव्या को आधी रात को एक सुनसान कमरे में बुलाना अब शुरू हो चुका था। मैसेज पढ़ते ही काव्या के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसने कांपते हाथों से रिप्लाई टाइप किया, मैं कहीं नहीं आऊंगी विक्रम, मुझे अकेला छोड़ दो। मैसेज सेंड होती ही कुछ ही सेकंड में फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था। काव्या ने डरती डरती फोन कान से लगाया। तुम्हारी ये मासूमियत मुझे बहुत पसंद है भाभी जी। विक्रम की खौफनाक और सातिर आवाज कानों में पड़ी। क्या चाहती हो तुम? मैंने तुम्हारी हर बात मानी। कल रात सबके सामने जिल्लत भी सही, अब और क्या? काव्या रो पड़ी। उसकी बेबसी अपनी चरम पर थी। चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ काव्या, और रही बात तुम्हारे ना आने की, तो याद रखना कि तुम्हारा प्यारा रियांश अभी भी बाहर है। विक्रम ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है मेरी नजर उस पर नहीं है? मैंने उसकी गाड़ी के ब्रेक्स के साथ क्या किया है यह तुम्हें कल सुबह की न्यूज में पता चल जाएगा, अगर तुम आज रात मेरे पास नहीं आई। विक्रम ने साफ धमकी दी कि अगर वह नहीं आई तो वह रियांश का एक्सीडेंट करवा देगा। नहीं, काव्या के मुंह से एक चीख निकल गई। नहीं विक्रम, तुम ऐसा नहीं करोगे, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, उसे कुछ मत करना। तू ठीक 12 बजे वहां पहुंच जाना, कोई चालाकी नहीं, वरना रियांश की लाश देखने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर विक्रम ने फोन काट दिया। काव्या का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। फोन उसके हाथ से छूटकर बेड पर गिर गया। कमरे की दीवारें उसे अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हो रही थी। एक तरफ रियांश की जान थी जिसके लिए उसने 4 साल पहले अपनी इज्जत नीलाम कर दी थी, और दूसरी तरफ विक्रम की वह दरिंदगी भरी साजिश जो आज रात उसे पूरी तरह तबाह करने वाली थी। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। काव्या जानती थी कि अगर उसने कदम बाहर निकाला तो वह खुद को हमेशा के लिए खो देगी, लेकिन रियांश को मरने के लिए छोड़ देना उसके लिए नामुमकिन था। काव्या का मजबूर होकर वहां जाना अब तय था।
घड़ी की सुइयों ने 12 बजने का इशारा किया। काव्या ने काली सॉल ओढ़ी और कांपते कदमों से कमरे से बाहर निकली। पूरी हवेली गहरी नींद में सो रही थी। कॉरिडोर में पसरा अंधेरा किसी कब्रगाह जैसा लग रहा था। बाहर नवंबर की सर्द हवाएं किसी आने वाले भयानक तूफान का इशारा दे रही थीं। हवेली के पिछले हिस्से से होते हुए सूखे पत्तों की सरसराहट के बीच काव्या उस पुराने सुनसान गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगी। हर एक कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे लग रहा था जैसे वह अपने मौत के दरवाजे की तरफ चल रही है। अंधेरे में डूबे उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर काव्या के कदम ठिठक गए। अंदर बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। उसने कांपते हाथों से उस पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुल गया और काव्या उस खौफनाक जाल में दाखिल हो गई जहाँ विक्रम एक भूखे भेड़िए की तरह उसका इंतजार कर रहा था। अंदर की हवा में सीलन और पुरानी लकड़ियों की गंध थी। विक्रम ने अपनी जगह से उठकर एक झटके में दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बाहर चल रही सर्द हवाओं की साएं अब इस बंद कमरे के खौफनाक सन्नाटे में तब्दील हो गई थी। आखिरकार मेरी मोहब्बत तुझे यहाँ खींचे लाई। विक्रम की भारी और हवस भरी आवाज अंधेरे को चीरती हुई काव्या के कानों में पड़ी। काव्या डर के मारे दीवार से चिपक गई। उसकी टांगें कांप रही थी। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है विक्रम। मैं यहाँ आ गई। अब रियांश को कुछ मत करना, प्लीज उसे बच दो। विक्रम एक शैतानी हंसी हंसा। रियांश रियांश रियांश, इस नाम से मुझे नफरत हो गई है काव्या। 4 साल पहले भी तुमने उसी के लिए खुद को बर्बाद किया और आज भी तुम उसी की जान की भीख मांग रही हो। लेकिन आज रात रियांश बीच में नहीं आएगा। आज सिर्फ हम दोनों होंगे। वह अपनी जहरीली निगाहों से काव्या को घूरता हुआ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मुझसे दूर रहो विक्रम। काव्या ने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ठंडी दीवार थी। इससे पहले कि काव्या कुछ समझ पाती, विक्रम ने आगे बढ़कर काव्या पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से दबोच लिया। इतने सालों की तड़प आज खत्म होगी काव्या। आज तुम्हें मेरी होना ही पड़ेगा। उसने काव्या के कंधों को अपने भारी हाथों से जकड़ लिया। लेकिन काव्या आज 4 साल पुरानी वह बेबस लड़की नहीं थी जो खामोशी से सब कुछ सह ली थी। रियांश की जान का खौफ और अपनी बची खुची इज्जत की खातिर काव्या ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने विक्रम के सीने पर जोर से धक्का मारा, अपने नाखूनों से उसके हाथ खरोंच दिए और खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। विक्रम तिलमिला उठा। तेरी यह हिम्मत! उसने गुस्से में आकर काव्या के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। काव्या के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी सॉल फर्श पर गिर चुकी थी और वह दर्द से करा उठी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। काव्या रोते हुए दरवाजे की तरफ रेंगने की कोशिश करने लगी लेकिन विक्रम ने उसका पैर पकड़ लिया। उसी वक्त, इससे पहले कि विक्रम अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार करता, गेस्ट हाउस का भारी लकड़ी का बंद दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ टूटकर खुला और वहां रियांश पहुंच गया। बाहर की हल्की रोशनी कमरे में पड़ी और उस रोशनी में रियांश किसी काल की तरह खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, माथे की नसें गुस्से से फटने को बेताब थीं और उसकी सांसें किसी तूफान की तरह चल रही थीं। उसे वहां देखकर विक्रम के चेहरे की रंगत उड़ गई और काव्या की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। रियांश! काव्या सुबकते हुए फर्श पर ही सिकुड़ गई। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। रियांश ने एक पल के लिए जमीन पर पड़ी काव्या की बिखरी हुई हालत देखी। काव्या के आंसू, उसके कांपते होंठ और उसकी वह बेबसी देखकर रियांश के सीने में किसी ने खंजर उतार दिया। अगले ही पल उसकी खौफनाक नजरें विक्रम पर टिक गईं। वह एक भूखे शेर की तरह मुट्ठियां कसते हुए विक्रम की तरफ झपटा लेकिन विक्रम सातिर था। उसने पल भर में हालात को भांप लिया और अपनी साजिश का सबसे गंदा पासा फेंक दिया। इससे पहले कि रियांश उस पर वार करता, विक्रम ने झटके से अपने कपड़े ठीक किए, खुद को एक पीड़ित की तरह पेश किया और सारा इल्जाम काव्या पर पलटते हुए कहा, भाई शांत हो जाइए, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया, यह खुद मेरे पास आई है। ये मेरे साथ वही करने की कोशिश कर रही थी जो इसने आपके साथ किया था और फिर आपको इससे शादी करनी पड़ी थी। लेकिन अब तो इसे समझ जाना चाहिए कि इसकी शादी आपसे हो चुकी है। यह सुनते ही रियांश के उठे हुए कदम हवा में ठिठक गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रियांश की आवाज़ में एक खतरनाक गुर्राहट थी लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए उलझन तैर गई। मैं सच कह रहा हूँ भाई, आप तो जानते हैं ना, 4 साल पहले भी इसने यही किया था। आज भी यह मुझे मैसेज करके यहाँ आधी रात को मिलने आई है। जब मैंने इसे दूर करने की कोशिश की, इसे आपकी याद दिलाई, तो यह ड्रामा करने लगी और चिल्लाने लगी। विक्रम ने एक झूठी और मासूमियत भरी शक्ल बनाते हुए कहा, मानो वह खुद इस पूरी साजिश का शिकार हो। काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम की इस घिनौनी चाल ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। नहीं रियांश, यह झूठ बोल रहा है। काव्या लड़खड़ाते हुए जमीन से उठी और रोते हुए रियांश की तरफ बढ़ी। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं नहीं आई तो यह आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा देगा। इसने मुझे ब्लैकमेल किया है। प्लीज मेरी बात मानिए। विक्रम पीछे खड़ा अपनी शैतानी मुस्कान दबाए हुए था। देखा भाई, यह खुद को बचाने के लिए मुझ पर कैसे इल्जाम लगा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 4 साल पहले इसने आपको फंसाया था। रियांश का दिमाग सुन्न हो रहा था। कमरे का सन्नाटा भी कैसे तूफान में बदल चुका था जहाँ सच और झूठ की सबसे बड़ी जंग होने वाली थी। एक तरफ विक्रम के वो जहरीले शब्द थे जो रियांश के 4 साल पुराने जख्मों को कुरेद रहे थे और दूसरी तरफ काव्या की वो भींगी हुई दर्द भरी आंखें थीं जो बिना कुछ कहे अपनी बेगुनाही की गवाही दे रही थी। रियांश ने काव्या को देखा और फिर विक्रम को। कमरे का सन्नाटा इतना गहरा था
कि काव्या को अपनी धड़कनें किसी हथौड़ी की तरह बजती हुई महसूस हो रही थी। रियांश खामोशी से भारी कदमों के साथ आगे बढ़ा। विक्रम की आंखों में एक पिचाई और शैतानी चमक थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका फेंका हुआ पासा बिल्कुल सही बैठा है। देखा भाई, मैंने कहा था ना। लेकिन इससे पहले कि विक्रम अपनी बात पूरी कर पाता, रियांश ने झटके से आगे बढ़कर विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। रियांश की आंखों में जो आग धधक रही थी वह विक्रम को भस्म कर देने के लिए काफी थी। तूने क्या सोचा विक्रम, कि तू एक बार फिर अपनी इस खिलौनी चालों में मुझे फंसा लेगा? रियांश की आवाज किसी घायल शेर की दाढ़ जैसी थी। तू मुझे बेवकूफ समझता है? विक्रम घबरा गया। भाई, आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं इस धोखेबाज के लिए? चुप रह। रियांश ने विक्रम को पूरी ताकत से पीछे की तरफ धक्का दिया, जिससे वह दीवार से जा टकराया। काव्या अविश्वास से यह सब देख रही थी। उसके आंसुओं का बहना अचानक रुक गया था। रियांश ने काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरा पछतावा और दर्द था। मुझे तुम्हारे इस फर्जी वीडियो और तुम्हारी हर धमकी के बारे में सब पता चल चुका है विक्रम। रियांश की सर्द आवाज पूरे कमरे में गूंजी। यह सुनते ही विक्रम के चेहरे की रंगत पूरी तरह उड़ गई। रियांश ने बताया कि कल रात जब काव्या बुखार में तड़प रही थी, तब उसने नींद में ही विक्रम का नाम और उस ब्लैकमेलिंग वाली वीडियो का जिक्र किया था। उसी एक पल ने रियांश के दिल में दबे उस 4 साल पुराने शक को झकझोर कर रख दिया था। आज दोपहर में मैं घर से किसी काम के लिए नहीं, बल्कि तेरी असलियत का पर्दाफाश करने के लिए गया था, रियांश ने कहा। और रही बात परिवार की इज्जत की, तो आज इस खानदान का असली सच सबके सामने आएगा। तभी गेस्ट हाउस के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। कुछ ही देर में विक्रम के पूरे घर वाले जमा हो गए थे। ठीक उसी तरह रियांश की मां सुमित्रा देवी, विक्रम के माता पिता और पुलिस के कुछ अधिकारी वहां पहुंच गए। सबको वहां देखकर विक्रम बुरी तरह घबरा गया। रियांश, यह सब क्या है? सुमित्रा देवी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। रियांश द्वारा सारे सबूत लैपटॉप प्रोजेक्टर पर सबके सामने रखना कि वह विक्रम की असलियत बहुत पहले से जानता था। रियांश ने अपनी जेब से एक ऐसी भी निकालकर अपने फोन से कनेक्ट की और उसे वहां मौजूद एक स्क्रीन पर प्ले कर दिया। स्क्रीन पर सबसे पहले वह वीडियो चला जिससे विक्रम काव्या को ब्लैकमेल कर रहा था। यह वीडियो एआई और डिफेक्ट तकनीकी से बनाया गया है और मेरे पास इसे बनाने वाले उस शख्स का कबूलनामा भी है जिसे विक्रम ने पैसे दिए थे। रियांश ने एक और क्लिप चलाई जिसमें विक्रम रियांश की गाड़ी के ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। यह सबूत देखते ही विक्रम के माता पिता शर्मिंदगी से नजरें झुका लिए। पूरा परिवार सन्न रह गया था। विक्रम पागलों की तरह अपनी सफाई देने लगा। नहीं, यह सब झूठ है, काव्या ने। इससे पहले कि वह एक शब्द और बोलता, रियांश का एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। उस तमाचे की गूंज से पूरा कमरा थर्रा उठा। 4 साल तक मैंने उस लड़की से नफरत की जिसने मेरी जान बचाने के लिए खुद की इज्जत नीलाम कर दी, सिर्फ तेरी वजह से। रियांश का सीना गुस्से और दर्द से ऊपर नीचे हो रहा था। पुलिस ने तुरंत आगे बढ़कर विक्रम को हथकड़ियां पहना दी। विक्रम का पुलिस के हवाले होना और परिवार का काव्या से माफी मांगना अब तय था। जैसे ही विक्रम को वहां से ले जाया गया, कमरे का बोझिल माहौल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। काव्या, जो अब तक दीवार के सहारे खड़ी यह सब देख रही थी, अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके अंदर का सालों पुराना खौफ आज खत्म हो गया था। वह जमीन पर बैठी हिचकियों से रो रही थी। सुमित्रा देवी और विक्रम के माता पिता की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वे काव्या के पास आए और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुझे माफ कर देना बेटी, हमारी बेटी की वजह से तुम्हें बहुत कठिन सफर तय करना पड़ा है। काव्या ने सुबकते हुए सिर हिलाया। प्लीज आप लोग हाथ मत छोड़िए, बस मुझे अब और इल्जाम नहीं सहने। मैं ये सब अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, काव्या ने रुंधे गले से कहा। रियांश के ऊपर लगे सारे दाग आज धुल गए थे और साथ ही काव्या के चरित्र पर लगे वो गंदे इल्जाम भी हमेशा के लिए मिट गए थे। परिवार के लोग अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते हुए काव्या और रियांश को अकेला छोड़कर वहां से चले गए। अब उस टूटे हुए दरवाजे वाले कमरे में सिर्फ रियांश और काव्या बचे थे। रियांश धीरे धीरे चलकर काव्या के पास आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। काव्या ने अपनी नजरें झुका ली थी। वह अभी रियांश की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। काव्या, रियांश की आवाज में जो तड़प और दर्द था, उसने काव्या के दिल के हर एक तार को झकझोर दिया। एक नया और सबसे भावुक मोड़ अब उन दोनों की जिंदगी में आने वाला था। काव्या ने अपनी भीगी हुई पलकें उठाई और रियांश को देखा। रियांश, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। काव्या रियांश का हाथ पकड़कर आंखों में एक उम्मीद लिए पूछ रही थी, जबकि आप तो मुझसे नफरत करते हैं और करनी भी चाहिए। रियांश के दिल ने खामोशी से कहा, नफरत ही तो नहीं कर सका तुमसे। काव्या का दर्द अब आंसुओं के समंदर में बह निकला था। लेकिन काव्या ने मन ही मन रियांश को छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे लगता है रियांश अनामिका से प्यार करता है। यह दर्द अब उसके शब्दों में झलकने लगा था। मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगी और आप अनामिका से शादी कर लेना। लेकिन सच में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ करेंगे। काव्या रोते हुए एक ही सांस में सब कुछ कह रही थी। उसकी बेबसी और सालों की तड़प इतनी गहरी थी कि काव्या रोते हुए रियांश के गले लग गई। इस अचानक हमले पर रियांश पल भर के लिए सुन्न रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि काव्या इतने सालों बाद इस वीराने में उसके सीने से लग जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसने अपने दोनों मजबूत हाथ काव्या की पीठ पर रख दिए और उसे खुद में बींच लिया। इतने सालों बाद उसके दिल को जैसे सुकून मिला हो। रियांश का उसे रोकना, अपने असली जज्बातों का इजहार करना अब शुरू हो चुका था।
चुप, एकदम चुप, और आंसू पोंछो अपने। तुम्हें रोने के अलावा और कुछ आता है? और तुम हर वक्त मुझे छोड़कर जाने वाली बात क्यों करती हो? रियांस ने उसे खुद से हल्का सा दूर करते हुए उसकी आंखों में देखा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? नेवर, तुम कहीं नहीं जाओगी। यह बात हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हें खुद से दूर कभी जाने दूंगा। काव्या ने अचरज से उसे देखा। और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो अनामिका? अनामिका मेरी कुछ नहीं लगती, न पहले और न अब। वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, मेरी मोहब्बत नहीं। काव्या ने हल्का सा सिर उठाकर उसे देखा, जैसे यकीन ही ना हुआ हो। तो फिर वह सब क्या था? पार्टी में आपने जो कहा। रियांस ने एक गहरी सांस ली। किसने कहा मैं तुमसे नफरत करता हूँ? हाँ, मैं गुस्सा जरूर था तुमसे, लेकिन मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। तुम मेरी मोहब्बत हो, भला अपनी मोहब्बत से भी कोई नफरत करता है? रियांस की बात पर काव्या ने झटके से सिर उठाकर उसे देखा। आप ठीक हैं? आप क्या कह रही हैं? काव्या को लगा कि रियांस उसमें अनामिका को देख रहा है। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। रियांस उसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से उसकी आंखों में देख रहा था। अनामिका मेरी बचपन की दोस्त थी। जब उसे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वह हम दोनों को करीब लाने की कोशिश करने लगी। अच्छा, तो तुम मेरे कॉलेज के सामने वाले गार्डन में उससे मिलने क्यों जाया करते थे? मैं उससे नहीं, बल्कि तुम्हें देखने के लिए वहाँ तुम्हारे कॉलेज के सामने वाले गार्डन में जाता था, ताकि तुम जब कॉलेज से बाहर निकलो तो मैं तुम्हें आराम से देख सकूं। काव्या की धड़कनें रुक सी गईं। 4 साल पहले का वह सच जिसे वह एक तरफा प्यार समझती थी, वह असल में रियांस की भी मोहब्बत थी। मुझे तुमसे इसी बात का गुस्सा था काव्या। मैं जानता था अगर मैं यहाँ रुका तो मैं तुम्हें जरूर हर्ट कर दूंगा, और मैं तुम्हें कोई तकलीफ दूं यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रियांस के स्वर में एक गहरा दर्द उभर आया। लेकिन जब मैं तुम्हें और विक्रम को साथ में देखता तो मेरे अंदर का गुस्सा फिर से लावा बनकर बाहर आ जाता और उसकी शिकार तुम होती। रियांस ने काव्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। तुम एक बार मुझे बस सच बताकर देखती, ट्रस्ट मी, मैं विक्रम की जान ले लेता। ओ माय गॉड रियांस, क्या ये सब सच है? काव्या के बेवकूफाना सवाल पर रियांस खिलखिलाकर हंस रहा था। 4 सालों में पहली बार काव्या ने उसे इस तरह हंसते हुए देखा था। यस मेरी जान, यही सच है, और इसी सच के साथ तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल होना होगा। सारी चीजों को भुलाकर, सारी परेशानियों को दूर छोड़कर, सिर्फ मैं और तुम। रियांस अपना हाथ बढ़ाकर काव्या का साथ मांग रहा था। काव्या की आंखों में अब दर्द के नहीं बल्कि बेइंतहा खुशी के आंसू थे। उसने बिना एक पल गवाए अपना हाथ रियांस के हाथ में रख दिया। रियांस ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसके माथे पर एक गहरा सुकून भरा चुम्बन अंकित कर दिया। नवंबर की सर्द हवाओं के बीच उस टूटे हुए कमरे में आज एक नई और खूबसूरत शुरुआत ने जन्म ले लिया था। सालों का खामोश दर्द आज एक मुकम्मल मोहब्बत में बदल चुका था। तो दोस्तों, ये थी रियांस और काव्या की कहानी, बेइंतहा मोहब्बत। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। थैंक यू।